नमस्कार दोस्तों, 27 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हरीश रावत का हाल जानने के लिए उत्तराखंड बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए और इसी दिन अस्पताल में सीबीआई भी पहुंच गई। सीबीआई 2016 के स्टिंग कांड के वीडियो में मौजूद आवाज का मिलान हरीश रावत की आवाज से करना चाह रही है। इसके लिए 7 नवंबर को हरीश रावत को सीबीआई ऑफिस में दिल्ली तलब किया गया है। आवाज का सैंपल लेने के लिए यही नोटिस देने सीबीआई अस्पताल में हरीश रावत के पास पहुंची। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी चिंता में है। कांग्रेस के अन्य लोगों का कहना है कि बीजेपी हरिद्वार में चिंता में है, इसीलिए घेराबंदी की जा रही है। क्या हरिद्वार में, धर्मनगरी में बीजेपी सचमुच चिंता में हो सकती है? यह एक सवाल है और यह सवाल जब और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है जब उत्तराखंड में लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है और निशंक पिछले 2 चुनाव से हरिद्वार लोकसभा सीट से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज कर रहे हैं। और हरिद्वार में समीकरण को समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हरिद्वार में 50% वोट मुस्लिम और दलितों का मिलकर बनता है और कांग्रेस मौजूदा दौर में यही राजनीति कर रही है, जो जाति आधारित जनगणना की बात कही जा रही है। इसीलिए हरीश रावत बार बार जाति आधारित जनगणना और जाति आधारित राजनीति को मुद्दा बना रहे हैं। इसीलिए उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा बात कर रहे हैं जाति आधारित जनगणना की। तो क्या हरिद्वार धार्मिक नगरी, यह लोकसभा सीट, क्या समीकरण बन रहे हैं? और सीबीआई की एंट्री के बाद किस तरह का समीकरण कैलकुलेशन वहां पे बदल रहा है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए जाहिर सी बात है, अगर आवाज का सैंपल मैच करता है हरीश रावत का उस वीडियो से, तो हरीश रावत चिंता में आ ही जाएंगे। और अगर यह मिलान 2024 के आम चुनाव से पहले हो गया तो उनकी हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी भी प्रभावित हो सकती है। हरिद्वार लोकसभा सीट के दायरे में 11 विधानसभा सीटें आती है। 2022 के चुनाव में इनमें से बीजेपी 8 सीटों पर हार गई थी, 11 में से 8 पर। सबसे बड़ी हार बीजेपी की हरिद्वार लोकसभा सीट पर ही हुई थी, हरिद्वार जिले में हुई थी। इनमें से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और बाकी 2 सीटें बसपा ने जीती थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, उमेश कुमार शर्मा। यह तो हुई एक बात, यानी समीकरण थोड़े से अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी में अंदरूनी तौर पर सबसे ज्यादा घमासान है। आपको विधानसभा चुनाव 2022 का याद कर लीजिए, यहां पर बीजेपी में भीतरघात के सबसे अधिक आरोप लगे थे। उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बहुत सारे आरोप लगाए थे हरिद्वार जिले में हारने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों ने। और अब तीसरी बात, हरिद्वार में पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, करीब 5.25 लाख लोग। इसके बाद पर्वतीय वोट है करीब 4.5 लाख। इसके बाद नंबर आता है दलित समुदाय का वोट का करीब 4.5 लाख। मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेंगे नहीं, यह जाहिर सी बात है। और हरिद्वार में एक परसेप्शन यह बन रहा है कि पर्वतीय वोट मौजूदा समय में सांसद निशंक से कुछ खुश नहीं है बहुत ज्यादा। इसके पीछे बहुत सारी वजह बताते हैं। जब वहां के कुछ खास पत्रकारों से या कुछ खास लोगों से बात की जाती है, मौजूद लोगों से बात की जाती है, तो इसके पीछे कई सारी वजह बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है यह तो पता नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जब भी पत्रकारों से बात की जाती है तो यह बात बार बार निकल के सामने आती है कि निशंक लगातार 10 साल से वहां पर सांसद है। निशंक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। अपनी बिजी दिनचर्या के कारण, दिल्ली में बिजी रहने के कारण वह बहुत ज्यादा उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि अब पहुंचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मान के चलता है कि निशंक को अगर टिकट रिपीट किया जा सकता है तो भाजपा चिंता में आ सकती है। इसीलिए बार बार बात आती है कि टिकट उत्तराखंड में ज्यादातर मौजूदा सांसदों के कट सकते हैं। बीजेपी अन्य चेहरों पर दांव खेल सकती है। वैसे हरिद्वार लोकसभा सीट को यह कह सकते हैं कि यह बीजेपी के मिजाज की सीट है। यह सीट 1991 से 1999 तक बीजेपी के पास रही है। इसके बाद 2004 में सपा के पास रही है, 2009 में कांग्रेस के पास रही है। हरीश रावत जीते थे। पिछली 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक है। वो 2 बार से सांसद है। जब कोई लगातार लंबे समय तक सांसद रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी बनती भी है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। हरिद्वार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट से। और इनके अलावा भी
बीजेपी में कई सारे लोग कतार में हैं, कुछ साधु संत भी कतार में हैं। इसीलिए हरिद्वार सीट के जो समीकरण है वो बीजेपी में भी कुछ जुदा है और कांग्रेस में भी कुछ जुदा है। लेकिन हम बात कर रहे थे हरीश रावत की। हरीश रावत को उधम सिंह नगर में एक सड़क हादसे में चोट लग गई थी, उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। हरीश रावत इसके बाद अस्पताल में भर्ती थे। सीबीआई वहां पर उनको नोटिस थमाने पहुंच गई। इसके साथ ही हरक सिंह रावत को भी नोटिस सीबीआई ने दिया है। आप दो बातों पर ध्यान दीजिए। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत कांग्रेस की ओर से एक मजबूत उम्मीदवार है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या हरीश रावत को मैदान में उतरने से पहले की घेराबंदी की जा रही है। यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि देश में जहां पर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, ईडी और सीबीआई एक्टिव होती है, तो विपक्ष ये आरोप लगाने लगता है कि यह चुनाव को प्रभावित करने के काम किए जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार के इशारे पर एक गतिविधि है जिससे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और उत्तराखंड में भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो बड़ा खड़ा होता है और वो यह है कि 2016 में उत्तराखंड में जो हुआ उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उत्तराखंड की राजनीति का वो एक काला अध्याय है और उस काले अध्याय के सारे काले सच तो बाहर आने ही चाहिए। सीबीआई से देरी हुई है या सीबीआई ने देरी की है, अब वो किस मकसद से एक्टिव हुई है, ये तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल इस हकीकत को कैसे छिपा सकते हैं कि 2016 में जो हुआ उसका गुनहगार कौन है, यह सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए। बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारी बातें सुनाई जाती है, लेकिन ऑथेंटिक तौर पर एक जांच एजेंसी द्वारा निष्कर्ष तो निकाला ही जाना चाहिए। इसीलिए सीबीआई की एंट्री उत्तराखंड की राजनीति में क्या बदलाव करेगी या फिर हरिद्वार धार्मिक नगरी की राजनीति में क्या बदलाव करेगी, लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या असर डालेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह एक गंभीर मामला है, इसको तो नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। मैं अंत में एक बात और कहूंगा, इसको समझना चाहिए, बीजेपी हर चुनाव को एक लड़ाके की तरह लड़ती है और कांग्रेस में निर्णय अनिर्णय का एक हमेशा द्वंद्व रहता है। यह बात एक बार फिर अभी साबित हुई है। आपको याद होगा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने कहा था कि अक्टूबर माह में दशहरे के पहले उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। नई टीम पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने आंकड़े भी बताए थे कि कितनी बड़ी टीम होगी, कितने सचिव होंगे, कितने कौन होंगे, क्या होंगे, सब कुछ बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि पूरी की पूरी टीम और इसकी रूपरेखा हाईकमान को पहुंचाई जा चुकी है। अब दशहरा बीत चुका है, लेकिन कर्ण मेहरा की नई टीम कहां है और कब तक इसकी घोषणा होगा, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। इसके विपरीत अगर बीजेपी की बात करें, अभी एक दिन पहले ही बीजेपी ने उत्तराखंड में उन 23 सीटों पर मंथन शुरू किया, उन 23 सीटों को साधने की तैयारी शुरू कर दी जिन पर वो 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी। भाजपा ने हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर अपने सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 6 नवंबर से 16 नवंबर तक भाजपा सांसद इन सीटों पर कार्यक्रम रखेंगे। यह अलग बात है कि बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है उत्तराखंड में, उनको लेकर यह कहा जाता है कि ये खुद अपनी सीट निकाल लेंगे। ये बड़ी बात है, इसीलिए तो बीजेपी में बार बार इस चर्चा होती है कि टिकट बदले जाएंगे। लेकिन ये सांसद इन सीटों में जाएंगे, इन सीटों पर जाएंगे, वहां पर कार्यक्रम करेंगे, एक फीडबैक आएगा, एक कार्यकर्ता में उत्साह बनता है, एक मूवमेंट बनता है। और राजनीति में एक गति जरूरी है, गति बनी रहती है तो रिजल्ट आते रहते हैं। किस सीट पर किसको जिम्मेदारी दी गई है यह किसी अन्य वीडियो में चर्चा कर लेंगे। लेकिन बीजेपी अपनी कमजोरियों पर बात करती है, उनको चिन्हित करती है और उन पर काम करती है, और कांग्रेस ऐसा करती हुई उत्तराखंड में बार बार दिखती नहीं है। यह एक बहुत साफ सी तस्वीर है।